हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज आपका पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन जो आपका सिलेबस में है हिंदी आरएसटी के लिए, उससे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ठीक है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया है? फैबुलन, पियाजे, स्किनर, कहलवर्ग। तो आपको बता देना है, मैं आपका आंसर बनेगा इसमें किस तरह से कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया है, ये कथन किसकी है? जब आप लोग पेडागोजी पढ़ते हैं, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन जो है, जितना भी हमारे सिलेबस में दिया गया उसको भी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कथन को भी याद रखना है, क्योंकि कथन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगर आप देखिएगा, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन जो है ये आपका पियाजे का है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है 1 का बी ऑप्शन सही होगा। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन पियाजे का ही है। क्वेश्चन नंबर 2, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है। ठीक है, अब आपसे सवाल किया गया कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। अमूर्तता का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया अमूर्तता, अमूर्तता का मतलब देखिए जिसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, मतलब जो निराकार होता है। यहाँ पर बोला गया है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। मतलब बच्चे किस अवस्था में मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से वो लोग क्या करते हैं ना, बालकों की सोच जो है वो रहती है। यहाँ दिया गया है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। उनका सोच जो है किससे रहती है? मूर्त अनुभवों से रहती है। मतलब आकार को वो लोग समझते होंगे। वो अवस्था कौन सी अवस्था है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए दिया है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो कब बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि वो जो चीज़ उनके सामने में है वो उसी को अनुभव कर सकते हैं। वो लोग अमूर्तता को नहीं समझ सकते, जो निराकार है उसको वो नहीं समझ सकते, जो उनके सामने में है उसको वो समझते हैं। तो ये अवस्था जो है कौन सी अवस्था के अंतर्गत, मतलब यहाँ पर जो एज दिया गया है आपको बताना है कि कौन से एज के अंतर्गत वो आएगा। पहला ऑप्शन था 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सही ऑप्शन जो है सी होगा। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, उनके पास में कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होता है। जो उनके सामने में होता है वो उसको मानते हैं, उसको वो अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, आपका 2 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन इसी तरह से थोड़ा ट्रिकी वे में पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी होता है। हम समझने में गलती करते हैं और आंसर को गलत बनाते हैं। याद रखिए, यहाँ दिया है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से किस अवस्था में होती है वो आपको याद रखना है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो एक बच्ची है, 5 साल की लड़की है, वो टी शर्ट को तह कर रही है, मतलब फोल्ड कर रही है, करते हुए अपने आप से बात करती है। और वो उस समय क्या करती है? अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में, मतलब लड़की का अपने आप से जो बात करना, एक काम करते वक्त वो जब अपने आप से बात करती है, उसके लिए जो कथन दिया गया नीचे, कौन सा सही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ये अहम केंद्रित प्रकृति है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया कि ये बताया गया कि वो बच्ची जो कोई काम करते वक्त, यानी कि टी शर्ट को तह करते वक्त वो जो बात कर रही है वो पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ये दोनों के अनुसार हो गया अहम केंद्रित। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? जिन पियाजे अहम केंद्रित भाषा इसको मानते हैं, लेव वाइगोत्स्की इसको निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना मानते हैं। ठीक है, और इसी चीज को जिन पियाजे क्या मानते हैं? अहम केंद्रित। और वहीं पर लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं इसको, कि निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास इसको बताते हैं। कौन बताते हैं? ये लेव वाइगोत्स्की बताते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन
सी ऑप्शन में दिया है जिन पियाजे इसको मानते हैं सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और लेव बाइगोत्स्की मानते हैं खोजबीन। खोजबीन मानते हैं कौन? लेव बाइगोत्स्की। डी ऑप्शन में दिया है जिन पियाजे और लेव बाइगोत्स्की दोनों जो है मानते हैं कि अपनी माँ के अनुकरण के रूप में मानते हैं उसको। जो वो लड़की टी शर्ट को तह कर रही है और उस समय जो बात कर रही है अपने आप से, उसको जीन पियाजे और लेव बाइगोत्स्की दोनों अपनी माँ को अनुकरण करना मानते हैं, अपनी माँ का अनुकरण करना मानते हैं। तो अगर आप देखिएगा आपका सबसे पहले डी ऑप्शन जो है ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिन पियाजे भी यही मानते हैं और लेव बाइगोत्स्की भी यही मानते हैं कि अपनी माँ के अनुकरण के रूप में वो बच्ची जो काम कर रही है, वो अपने आप से बात कर रही है, अपनी माँ को अनुकरण कर रही है, ऐसा नहीं मानते हैं। तो ये पहले कटा। उसके बाद देखिए सी ऑप्शन में दिया है जिन पियाजे मानते हैं इसको सामाजिक अन्योन्य क्रिया, और लेव बाइगोत्स्की मानते हैं खोजबीन। तो अगर आप सी ऑप्शन देखिएगा तो सी ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन भी आपका गलत है। इसके बाद देखिए ए ऑप्शन में आपका है, ए ऑप्शन में दिया है जिन पियाजे और लेव बाइगोत्स्की दोनों अहम केंद्रित प्रकृति के मानते हैं। तो ए ऑप्शन भी गलत होगा, दोनों कैसे मान सकते हैं। बी ऑप्शन में दिया है जिन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा मानते हैं और लेव बाइगोत्स्की इसको मानते हैं क्या? निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, निजी भाषा से वो बच्ची क्या कर रही है? अपने काम को नियंत्रित कर रही है, ऐसा लेव बाइगोत्स्की मानते हैं। और जिन पियाजे मानते हैं ये अहम केंद्रित भाषा है। अगर आप देखिएगा आपका बी ऑप्शन जो है यही सही है, यही आपका आंसर है। याद रखिए बच्ची टी शर्ट को तह कर रही है और उस समय वो जो अपने आप से बात कर रही है उसको जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा, और उसी को लेव बाइगोत्स्की कहते हैं निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है वो बच्ची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डेस में भिन्न होता है बजाय डेस के। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में आप लोग अगर सीटेट दिए हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन एक बार आया था सीटेट का एग्जाम में, कई बार शायद आया है। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डेस में भिन्न होता है बजाय डेस के। तो आपको बताना है किस में भिन्न होता है, पहले आपको बताना है, और किसके अनुसार ये है? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डेस में भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न होता है। मतलब यहाँ पर अगर देखिएगा ये दिया है मात्रा में भिन्न होता है। मात्रा में भिन्न होता है मतलब बच्चे कम सोचते हैं बड़े ज़्यादा सोचते हैं, या बड़े जो है वो ज़्यादा सोचते हैं बच्चे कम सोचते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आकार, सोचने का भी कोई आकार होता है क्या? प्रकार, हाँ, सोचने का प्रकार हो सकता है। कैसे प्रकार होगा? एक बच्चा सोच रहा है, अभी एक छोटा सा बच्चा वो अभी सोच रहा है कि उसको कुछ खाना है या फिर उसको खेलना है, खेलने नहीं दिया जा रहा है। और उससे थोड़ा बड़ा जो होगा बच्चा वो क्या सोच रहा होगा, यार मेरा होमवर्क जो है बहुत टफ है, मुझे कर कर के मैं एकदम परेशान हो गया हूँ, सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। ऐसा एक बच्चा सोच सकता है। लेकिन वहीं पर बड़े जो सोचते हैं उनका सोच अलग होता है। उनका सोच दूसरा दूसरा मैटर को लेकर दूसरा दूसरा तरह से हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय के मात्रा में। ठीक है, मात्रा तो ये भी सोचते हैं वो भी सोचते हैं, ये लोग भी ज़्यादा सोचते हैं वो लोग भी ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बच्चे बड़े दोनों समान सोचते जरूर हैं, लेकिन सोचने का प्रकार जो होता है वो अलग होता है। तो 4 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में। ठीक है, ये याद रखिए, सी ऑप्शन आपका सही है। वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, मात्रा के बारे में वो नहीं बोले हैं, वो प्रकार के बारे में बोले हैं कि प्रकार में भिन्न होता है। बच्चों बच्चों का बड़ों को मतलब बड़े भी सोचते हैं बच्चे भी सोचते हैं। अगर बड़े और बच्चे को आप कंपेयर करके देखिएगा तो इन दोनों का सोच का जो प्रकार होता है वो भिन्न हो सकता है। अब देखिए पियाजे के विकास की अवस्था को हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन उससे किए हैं, तो उसका जो उसको कंप्लीट एक्सप्लेन हम यहाँ पर उसको समझेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन।
पियाजे के विकास की अवस्था सामान्य बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के बारे में एक सिद्धांत का हिस्सा है। तो क्या बोला गया है? पियाजे के विकास की अवस्था सामान्य बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के बारे में एक सिद्धांत का हिस्सा है जो शैशवावस्था से वयस्कता तक जारी रहती है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये भी याद रखिए। शैशवावस्था, शैशवावस्था और वयस्कता। उसके बाद देखिए इनकी जो अवस्था को अगर आप देखिएगा, ये जो अपना जो विकास की अवस्था को बताते हैं उसको अगर देखिएगा पियाजे के विकास की अवस्था को, तो वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहली अवस्था अगर आप देखिएगा संवेदी पेशीय अवस्था जिसको हम बोलेंगे, ये संवेदी पेशीय अवस्था जो है ये 0 to 2 ईयर्स, 0 से 2 वर्ष तक ये अवस्था का समय अगर आप देखिएगा संवेदी पेशीय अवस्था जो है ये 0 से 2 वर्ष तक इसका समय है। इस अवस्था में शिशुओं को केवल यह पता होता है कि उनके सामने क्या सही है और वस्तु को अपने तत्काल वातावरण में हेरफेर करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पियाजे ने जो अवस्थाओं का वर्णन किया है वो थोड़ा इधर उधर टाइप हुआ है, चेंज हो गया है वो, तो उसको ऑर्डर में लाकर फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। बाकी आप लोगों को तो पता ही होगा संवेदी पेशीय अवस्था जो है जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, और सेंसरी मोटर स्टेज जो है इसमें हम लोग का टाइम क्या रहता है 0 to 2 ईयर्स रहता है। और इसमें बच्चे जो है अपने मतलब क्या उनका जो प्रेरक होता है यानी कि मोटर और रिफ्लेक्शन के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं पर्यावरण में पर्यावरण से कनेक्शन को बनाते हैं या फिर पर्यावरण के बारे में वो लोग सीखते हैं। तो उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डेप्थ में समझेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के इस अवस्था के दौरान होने वाला एक महत्वपूर्ण विकास वस्तु स्थायित्व है। तो अब आपको बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में कि वस्तु स्थायित्व, पियाजे का अवस्था को अगर आप समझ जाइएगा आपका सारा क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पर जो दिया वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में आती है, यहाँ पर देखिए पूर्व ज्ञान अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, संज्ञान अवस्था। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो दिया है कि पियाजे के अवस्था के दौरान होने वाले एक महत्वपूर्ण विकास है और वो विकास क्या है वस्तु स्थायित्व। ये वस्तु स्थायित्व अगर आप देखिएगा संवेदी पेशीय अवस्था जो है इसी में ही आएगा, इसी का अंत में 0 to 2 ईयर्स बोला गया है ना, तो इसका अंतिम समय में यही आता है कि आपका जो है वस्तु स्थायित्व। याद रखिएगा संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत ही आएगा वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए संवेदी पेशीय अवस्था के बारे में और कुछ दिया गया है कि यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। जैसा कि इस अवस्था के नाम से ज्ञात होता है कि इस अवस्था के प्रारंभिक भाग के दौरान बच्चे मुख्य रूप से अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का बोध करता है। छूना, चखना, सुनना, देखना, अनुभव करना, ये सब वो थोड़ा थोड़ा करता है। तो ये कब समय इसका याद रखिए, ये जो अवस्था जो है संवेदी पेशीय अवस्था इम्पोर्टेंट है। ये संवेदी पेशीय अवस्था का समय जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। और इस अवस्था के दौरान बच्चे क्या करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं ना, हर एक चीज़ को इंद्रियों के माध्यम से दुनिया का वो बोध करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को वो लोग समझते हैं। छूना, चखना, सुनना, देखना, अनुभव करना, ये सब वो लोग करते हैं। अनुभव करने का मतलब क्या है, जैसे कि आप उनको अगर हाथ लगाइएगा तो वो उसका अनुभव करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है, जीन पियाजे, ब्रूनर, और उसके बाद में दिया गया है ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ये जो संज्ञानात्मक विकास जो है ये किससे जुड़ा संबंधित है, ये आपसे सवाल किया गया है। तो यहाँ पर आंसर ए भी होगा बी भी होगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों इसका आंसर है। जीन पियाजे और ब्रूनर दोनों ही संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। तो याद रखिए संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले कौन है, पियाजे ही है, और ये एक मनोवैज्ञानिक है जिसे 4 चरणों में वर्गीकृत किया है। और इसको वो क्या करते हैं 4 चरणों में वर्गीकृत किए। कितने चरणों में वर्गीकृत किए, 4 चरणों में वर्गीकृत किए हैं।
ब्रूनर शिक्षार्थी को एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखते हैं। अब ब्रूनर के बारे में ये जान लीजिए कि वो शिक्षार्थी को एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखते हैं। कौन? ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास विकास के अलग अलग चरणों पर अलग अलग दर पर होता है। अब अगर आप देखिएगा संज्ञानात्मक विकास के बारे में, जिससे जुड़े हैं कौन? आपका पियाजे जुड़े हैं। पियाजे हमारे सिलेबस में भी हैं। तो संज्ञानात्मक विकास विकास के अलग अलग चरणों पर अलग अलग दर पर होता है। संज्ञान बच्चे और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होता है। संज्ञान का विकास किस तरह से होता है? बच्चे और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होता है। कौन? संज्ञान। पियाजे का सिद्धांत न केवल ये समझने पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धि की प्रकृति को भी समझते हैं। तो बच्चे की बुद्धि की प्रकृति और बच्चे कैसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये पियाजे का सिद्धांत से हम समझते हैं। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत जो है उससे हम समझते हैं कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बच्चे की बुद्धि की प्रकृति को भी हम समझते हैं पियाजे का जो सिद्धांत है उसी के माध्यम से। मतलब पियाजे का सिद्धांत में ये सब हमें मिलेगा। संज्ञानात्मक विकास जो है विकास के अलग अलग चरणों पर अलग अलग दर पर होता है। मतलब हर तरफ समान नहीं रहता है, उसका दर जो है हर तरफ समान नहीं रहता है। संज्ञान बच्चे और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि संज्ञान जो है बच्चे और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा सत्य नहीं है? तो आपको बताना है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नहीं वाला क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है, नहीं दिखता नहीं है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ने के बाद भी मतलब पता नहीं क्या होता है कि नहीं अक्सर बच्चों को दिखाई नहीं देता है। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि असत्य आपको बताना है। विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता, वस्तुनिष्ठता। तो देखिए विश्वसनीयता ये जरूरी है, वैधता ये जरूरी है, वस्तुनिष्ठता ये भी जरूरी है, लेकिन मूल्यांकन ये नहीं होगा। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए ये जो मूल्यांकन जो है ये एक असत्य है, सत्य नहीं है के अंतर्गत जाएगा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अब एक एक करके समझेंगे। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग कक्षा में सार्वभौमिक रूप से यह मापने के लिए किया जाता है कि क्या छात्रों में किसी इकाई में सफल होने के लिए आवश्यक पूर्व अपेक्षित कौशल है या नियोजित निर्देश के उद्देश्य को प्राप्त किया है। ये जानने के लिए क्या करते हैं, हम उपलब्धि परीक्षण करते हैं। कब किया जाता है उपलब्धि परीक्षण? इसका उपयोग किस तरह से होता है कि कक्षा में सार्वभौमिक रूप से ये मापने के लिए किया जाता है कि क्या छात्रों में किसी इकाई में सफल होने के लिए आवश्यक पूर्व अपेक्षित कौशल है। मतलब छात्र का किसी भी इकाई में सफल होने के लिए क्या जो आवश्यक पूर्व अपेक्षित कौशल होना चाहिए वो है या नहीं है। ठीक है, छात्रों में वो कौशल है या नहीं है जो किसी भी एक इकाई में सफल होने के लिए अपेक्षा किया जाता है जिसको, ठीक है, या जिसकी अपेक्षा की जाती है किसी भी एक इकाई में छात्रों का सफलता के लिए, या नियोजित निर्देश के उद्देश्य को प्राप्त किया है। और जो उसमें नियोजित है उद्देश्य, ठीक है, वो जो उद्देश्य नियोजित निर्देश के उद्देश्य जो भी वहाँ पर निर्देशित किया गया है वो उद्देश्य प्राप्त किया है या नहीं, प्राप्त किया है कि नहीं, ये देखने के लिए होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण से क्वेश्चन आ सकता है, उपलब्धि परीक्षण से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन को पेडागोजी में क्या होता है सॉल्व करने के लिए ये सारा पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये उपलब्धि परीक्षण जो है ये हम इसलिए इसका उपयोग करते हैं ताकि हमें पता चले कि छात्र का जो सफलता के लिए जो उससे जो एक कौशल का अपेक्षा किया जाता है, पूर्व अपेक्षित कौशल जो एक है, क्या वो उसका जो मतलब क्या है। अगर मान लीजिए किसी भी एक कोई एक किसी एक टाइम पर कोई एक मतलब बच्चों के लिए, छात्र के लिए कोई एक फेज में सफलता के लिए जो कौशल पूर्व अपेक्षित होता है। आप देखिए, एक बच्चा को आप लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं लिखने के लिए, ठीक है,
अब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए ये तो होना ज़रूरी है ना कि वो बच्चे को पढ़ना आता हो, लिखना आता हो। अगर उसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लर्न करके लिखेगा? तो वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न करके लिखने के लिए आपका पूर्व अपेक्षित कौशल क्या हो जाएगा? लिखना पढ़ना आता होगा उसको। नियोजित निर्देश के उद्देश्य को प्राप्त किया। ये जो नियोजित निर्देश के जो उद्देश्य है वो प्राप्त किया कि नहीं, ये भी आप पता करते हैं किससे? उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से या उपलब्धि परीक्षण का उपयोग करते हुए। अब उसके बाद देखिए, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में निम्न कई विशेषताएं शामिल हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में बहुत सारी विशेषताएं शामिल हैं और वो विशेषताओं का अगर आप देखिएगा, विश्वसनीयता पहला विशेषता आपका आया, विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता क्या है? देखिए, एक परीक्षण विश्वसनीय तब होता है यदि विभिन्न अवसरों पर तथा परीक्षण दोहराया जाने पर विद्यार्थी को समान अंक दे। हम कब विश्वसनीयता बोलेंगे? विश्वसनीयता कोई भी परीक्षण को लेकर कब हम बोलेंगे? जब एक एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है और मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट करने के बाद भी अगर मार्क सबका लगभग समान आ रहा होगा। मतलब समान आने का मतलब है पहले जैसा मार्क आया, अब भी वैसा ही मार्क आया। ठीक है। एक परीक्षण विश्वसनीय तब होता है यदि विभिन्न अवसरों पर तथा परीक्षण दोहराए जाने पर विद्यार्थियों को समान अंक दे। जो पहला अंक था वो अब भी वही उसी के लगभग अंक है। वैधता क्या है? एक परीक्षण को वैध कहा जाता है यदि यह वो मापता है जो इसे मापना है। मतलब क्या है? एक परीक्षण को वैध हम तब कहेंगे जो उसको मापना चाहिए जब वो मापता है। ठीक है। यदि यह वह मापता है, यदि यह मतलब ये परीक्षा वह मापता है जो इसे मापना हो, जो इसको मापना था उसी को अगर वो मापता है तो उसमें क्या आ गया? वैधता आ गया। वस्तुनिष्ठता क्या है? एक उद्देश्य में किसी विशेष प्रश्न का केवल एक ही सही उत्तर होता है तो वो हो गया आपका वस्तुनिष्ठता। अगर एक उद्देश्य में किसी विशेष प्रश्न किया गया है तो उसका उत्तर जो है सिर्फ एक ही सही होगा, तब वो वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत जाएगा। ठीक है। विश्वसनीयता क्या होता है? फिर से मैं इसको समझा रही हूँ। विश्वसनीयता हम उसको बोलेंगे जब विभिन्न अवसर प्रदान करने के बाद भी एग्ज़ाम यानी कि परीक्षण को दोहराए जाने पर भी अगर विद्यार्थियों को समान अंक दे तो वो आपका जाएगा विश्वसनीयता। वैधता क्या है? यदि यह वह मापता है जो इसे मापना है। ठीक है। जो इसे मापना था यदि वह मापता है तो वो आपका वैधता के अंतर्गत जाएगा। वस्तुनिष्ठता क्या है? एक उद्देश्य के अनुसार विशेष प्रश्न का उत्तर केवल एक ही हो तो वो आपका वस्तुनिष्ठ था। ठीक है। एक उद्देश्य में किसी विशेष प्रश्न का उत्तर अगर सिर्फ एक ही हो तो वो वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत जाएगा। अब क्या है? प्रयोज्यता। प्रयोज्यता क्या है? इसका अर्थ है कि एक परीक्षण का निर्माण करना आसान होना चाहिए, क्रियान्वयन में आसान, अंक प्राप्त करने में आसान, व्याख्या करने में आसान, पैसे और समय के मामले में मितव्यय। मितव्यय मतलब कम खर्चीली। तो हम कब बोलेंगे? हम 3 पॉइंट समझने के बाद में ये जो लास्ट पॉइंट है ये क्या दिया है? प्रयोज्यता। ये प्रयोज्यता क्या है? इसका अर्थ है एक परीक्षण का निर्माण करना आसान होगा, क्रियान्वयन जो है वो भी आसान होगा, अंक प्राप्त करने में आसानी होगी, व्याख्या करने में आसान रहेगा वो, और पैसे और समय दोनों ही अगर कम लगे उसमें तो तब हम उसको क्या बोलेंगे? ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तब हम उसको बोलेंगे प्रयोज्यता। ठीक है। तो यहाँ तक था, हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अगर पेडागोजी हिंदी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। 4th RST के लिए भी हम क्लास दे रहे हैं, ओस्टेट के लिए दे रहे हैं, और आपका 3rd RST जो है उसका हिंदी का तो कोर्स कंप्लीट है, बाकी पेडागोजी हिंदी के लिए भी क्लास शुरू हो रही है 3 नवंबर से। आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कमेंट में नंबर मिल जाएगा, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।